वर्ग नंबर 9, वर्ग नंबर 9 हो जाएगा आपका बिहार एसएससी जी के। चलिए चलते हैं आगे। अभी हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? कहता है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को जो था किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय जो था पुणे में बीमारी फैल गई थी, प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण जो था प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो था राष्ट्र बिहारी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए? दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, कहता कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखे थे। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आगे चलते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। आगे है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर उसका नाम बदल करके परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, लाल बाल पाल जो था त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो लाला लाजपत राय। कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? वो कहे थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे चलते हैं। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य क्या था? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। आगे कहता है कि कांग्रेस आंदोलन ना हो तो, कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन ना हो तो लोगों द्वारा प्रेरित था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह कांग्रेस द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह जो था आपका लॉर्ड कर्जन का कहना था। नहीं, लॉर्ड कर्जन का नहीं, सर सैयद अहमद खां का कहना था। किनका कहना था? सर सैयद अहमद खां। लॉर्ड कर्जन कहे थे कि मेरी इच्छा है कि मुझे जाते जाते जो था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं जाते जाते भारत में हूँ तब तक जो है इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति को सहयोग कर सकूँ या देख सकूँ। आगे है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह कहाँ किया गया था यह अध्यक्षता? नहीं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। ठीक। ओके भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार जो था बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया गया था। आगे चलते हैं। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद जो था किसे अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे? राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद जो है पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। आगे है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे है आपका, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो भारतीयों का कोई सफलता नहीं मिलने वाला था। ये बात कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका केमिस्ट्री में है PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसको उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पॉलीविनाइल मतलब पीवीसी नहीं, पीवीसी नहीं, ये क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है इथिलीन की बहुलक है और इसका उपयोग किया जाता है पाइप, कुर्सी में, मेज में, थैले में, बोतल में, खिलौना आदि में किया जाता है। फिर है आपका पीवीसी विनाइल क्लोराइड, पीवीसी विनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग जलापूर्ति के पाइप में, बैग में, खिलौना में, रक्त रखने वाले बैग में आदि में किया जाता है। पॉलीस्टीरीन या स्टीरीन का बहुलक है, पॉलीस्टीरीन जो है स्टीरीन का बहुलक है, इसका उपयोग खाना पकाने वाले कंटेनर में, खाने की प्लेटों में, सीडी केस में, रेडियो में, टीवी में, टीवी कैबिनेट में आदि में किया जाता है। फिर आपका लिक्यूसाइट या एक्रिलिक, कहता है कि एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट, इसका उपयोग है कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में किया जाता है। फिर है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में, गास्केट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सी पदार्थ मिलाया जाता है? वो एथिल मतलब मिलाया जाता है आपका एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। आगे चलते हैं। कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन में। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन का। आगे चलते हैं। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। आगे चलते हैं। पारा धातु समान ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है? आगे है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीबी देसाई ने। जेट्रोपा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। आगे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? यह है मतलब संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ा मात्रा में मिलाना। आगे है। आवश्यक तेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। आगे चलते हैं। आगे है ऑक्टेन संख्या किसके यौगिकों का निर्माण मतलब होता है? एन हेप्टेन के लिए। आगे मिट्टी के तेल के क्वथनांक को मतलब 150 से जो है 300 डिग्री ताप परिसर पर प्रदर्शित किया जाता है। आगे है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज को सिद्धांत के रूप में। आगे संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया है? संक्षारण जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबा के तार पार में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो वह है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। आगे चलते हैं। आगे किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जे थॉमसन के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमाने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी कीटनाशक कौन सा है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। आगे दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन का गंध की आती है? मिथाइल सिलिसिलेट। आगे चलते हैं। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के कारण हो रहा है। आगे है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? उनका तो कौन बीमारी था? साइटोसिलोकोसिस। आगे चलते हैं। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को। आगे रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा आवश्यक शामिल होता है? अवकारक शामिल होता है। मतलब अवकारक होता है आपका एल्युमिनियम। आगे चलते हैं। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फास्फोरस। उर्वरक के रूप में कौन से कैल्शियम लवण जो है प्रयोग के लिए किए जाते हैं? कैल्शियम फास्फेट। आगे आपका श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है, चमकता है? वो होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। आगे चलते हैं। आगे विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
इकोनॉमिक्स कहता है कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी, बागवानी भी आते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कृषि को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? राजसूची के अंतर्गत रखा गया है। 7वीं अनुसूची का विषय है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है? नागालैंड में है। कृषि मूल उद्योग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर ML दांतवाला के अध्यक्षता में। आगे चलते हैं। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया था? 1985 में। आगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्याएं 20 है। आगे है, भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? 20.2%, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। आगे, भारत की कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है MSP, मेन सेलर प्राइस जो होता है आपका, 2 बार, मतलब वर्ष में कितनी बार की जाती है? इसका 2 बार। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड है। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 7%। आगे, बजट 2022-23 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य जो था 18 लाख करोड़ रुपया का रखा था। आगे है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसको नाम है नारम कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। आगे है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित किए जाते हैं। आगे, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख पुनर्गार कहता है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? जो किया गया था 2008 में। कहाँ है? पुणे में। आगे चलते हैं। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का कहलाता है सीमांत जोत। आगे, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्री और मंत्रिमंडलीय समिति। आगे चलते हैं। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो होता है 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। आगे है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? कर्नाटक में। मौसम आधारित कृषि बीमा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि विनियोजित परिवारों का प्रतिशत जो है आपका 57.8% है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत सरकार ने किस लिए जो है कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007 और 8 में। आगे है, कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य मेन सेलिंग प्राइस जो होता है आपका MSP के अंतर्गत कुल 23 यानी कि 22+1 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। 5 गो अनाज होगा, 5 गो दलहन, 7 गो अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक। आगे है, UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति होती है, अर्थात एक समतल में गति होती है। प्रक्षेप को अधिक दूरी तक फेंकने के लिए हमें 45 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब करना होता है। आगे चलते हैं। प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है।
वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब एक वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त की में घुमाया जाता है तो घुमाने के समय जो है डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाती है। कोणीय वेग क्या है? कहता है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण पर घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। ओमेगा बराबर है थीटा बाई टी। ठीक है, यदि एक चक्कर में एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n हो जाएगा। फिर कहता है कि एक चक्कर में अगर कण 2 पाई यानी कि 360 डिग्री रेडियन घूमती है तब हो जाएगा आपका v बराबर 2 पाई आर एन, यानी कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणित त्रिज्या। आगे चलते हैं। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किए थे। आगे है न्यूटन का गति नियम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का प्रथम गति नियम। कहते हैं भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जान लेते हैं। यदि उनका कहना था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाय बल करके उसके स्थान में परिवर्तन नहीं करता या परिवर्तन करने की नहीं चेष्टा करता। प्रथम गति को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम गति से ही बल का जो है परिभाषा मिलता है। आगे चलते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, पहले बोल दिए हैं। आगे बल की परिभाषा क्या है? बल की परिभाषा क्या है? बल व बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसको स्थान में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। आगे बल एक जो है आपका सदिश राशि है, SI मात्रक जो है इसका न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस को अचानक ब्रेक लगाने पर बैठी हुई आदमी आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूलकण झड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब आगे आपका संवेग क्या है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन का दूसरा का गति नियम क्या? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के दूसरे के गति नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं, F बराबर ma। आगे चलते हैं। प्रथम नियम जो है दूसरे का नियम का ही अंग है। अब आगे है न्यूटन का तीसरा का गति नियम, न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वालों की ओर धक्का मतलब पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट के उड़ने में। ठीक। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल जो होता है संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो होता है आपका संवेग बराबर होता है। आवेग क्या है? आवेग कहता है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करता है या लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। आगे चलते हैं। आवेग एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। आगे अपकेंद्रीय बल क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की अंदर की ओर काम करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि m द्रव्यमान के पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारिणी वृत्त के केंद्र की ओर जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होगा। आगे अपकेंद्रीय बल कहता है कि अद्वितीय फ्रेम यानी कि नॉन इटर्नल फ्रेम
में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की आवश्यकता होती है कल्पना करनी होती है जिससे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल होते हैं और जड़त्वीय बल होते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही अजड़त्वीय जड़त्वीय या छद्म बल होती है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निचोड़ने वाला या निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अब आगे कहते हैं वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर काम करने वाला अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की बाहर की ओर लगता है, दीवार के बाहर की ओर लगता है। आगे बल आघूर्ण क्या है? कहता है कि बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परिता एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात आप कह सकते हैं बल आघूर्ण बराबर T बराबर बल गुणे भुजा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब आगे आपका विविध। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव। आगे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो जाएगा आपका जलाहाली। केंद्रीय चावल अनुसंधान हो जाएगा कटक उड़ीसा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर और केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला। अब आगे चलते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक, जैसे कि सितार वादक की करे छे किछि सितार वादक, जैसे कि पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, लिकायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी क्या है? सितार वादक। क्या है? सितार वादक है। अब आगे आपका तबला वादक, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सभी थे तबला वादक। आगे चलते हैं बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सभी थे बांसुरी वादक। आगे आपका सरोद वादक, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये सभी थे सरोद वादक। आगे चलते हैं शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये सभी थे आपका शहनाई वादक। वायलिन वादक, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेडी वैद्यनाथ, TN कृष्णन, ये सभी थे आपके वायलिन वादक। अब आगे आपका बीना वादक, S बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण, भागवतार बी, दुरोस्वामी अयंगार, ये सभी थे बीना वादक। संतूर वादक, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, ये सभी थे संतूर वादक। भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। अब आगे पखवाज वादक, उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सभी पखवाज वादक। रुद्रबीना, उस्ताद शाहिद अली खां, असद अली खां, ये सभी थे रुद्रबीना वादक। अब आगे मृदंग वादक, ठाकुर भीम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, TB गोपाल कृष्ण, ये हैं आपका सबका मृदंग वादक। सारंगी वादक, उस्ताद बिंदु खां जो थे सारंगी वादक थे। आगे नारद स्वरम हो जाएगा शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई, नीलम स्वामी पिल्लई, ये सभी थे आपके नारद स्वरम वादक। अब आगे रिमझिमी वादक, जुबिन मेहता, ये सभी रिमझिमी। अब कहता है कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उनके कलाकार, जैसे कि भारतनाट्यम तमिलनाडु, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रूपमणि देवी, रुंडेल, T बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृगमालिनी सरावाई, विजयंती माला वाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, ये सभी थे भारतनाट्यम के कलाकार। आगे चलते हैं। अब आगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चन्ना सत्यम, ये थे सबका आपका कुचिपुड़ी के कलाकार। अब आगे उड़ीसा, संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधव मृदुगल, रानी कर्ण, कालीचरण भारतनाट्यम, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोवेन, मृता बारवी, ये सभी थे आपका
ओडिसी के कलाकार। अब नृत्य गुरु जान लेते हैं। मोहन महापात्र ओडिशा के नृत्य गुरु थे, ओडिसी के। मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बोहरा, मायाधर रावत, ये सभी थे नृत्य गुरु। आगे है कथकली केरल, कथक उत्तर भारत। आगे चलते हैं। कथकली केरल को हो जाएगा आपका बलतौल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृगुलमालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, ये थे आपका कथकली। अब आगे कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद, ये सभी थे आपका कथक के कलाकार। अब आगे आपका मणिपुरी, मणिपुर, गुरु अली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें, ये सबिता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और बिम्बाती, ये थे आपका मणिपुरी के कलाकार। आगे है आपका मोहिनीअट्टम, ये हो जाएगा आपका केरल, यानी कि कल्याणी अम्मा, भारती शिवा, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा निडिगाड़ी, गीता गायक, ये सभी थी मोहिनीअट्टम की कलाकार। अब आ गया कि कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरत पूजा स्थित केरल मंडलम है। आगे है तमिलनाडु के अर्कटा जिला के चिदम्बरम नगर में भारतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इनके बाद आचार्य जाने जाते हैं। दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत को कहा जाता है। इसका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामी शास्त्री, पुत्र स्वामी दीक्षित माने जाते हैं। यह तीनों जो थे तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब आगे भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। एशियाटिक समाज की स्थापना 84 में हुआ था, 1784 में। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1861 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का 1861 में, 1881 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का 1891 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948 में। संगीत नाटक अकेडमी 1953 में। ललित कला 1954 में। साहित्य अकेडमी 1954 में। ठीक। भारतीय नाट्य विद्यालय 1959 में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1959 में, 1987 में। अब आ गया समाधि स्थल, जैसे कि राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि KR नारायण, वीरभूमि राजीव गांधी, महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, चित्रा भूमि BR अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। अब आगे कहता है कि राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। झारखंड का लोक नृत्य कौन कौन है? छऊ है, सरहुल है, जाट जटिन है, कर्मा है, डांगा है, विदेशिया है और सोहरा है। कहाँ? झारखंड। अब आगे उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ओझरा, रासलीला, चपादी। कौन कौन? गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, ओझरा, रासलीला, चपादी, ये सभी है उत्तराखंड के। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दला, मोहिनीअट्टम हो जाएगा और आपका कुंभी, सिद्धि मधुरी और छड़ी, आंध्र प्रदेश। अब आगे आपका छत्तीसगढ़ का पांडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवरानी, दीवारी, ये सभी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश के है धमान, छपेली, महाथू, नेट्टी, डांगा, चंबा, थाली, झैता। हिमाचल प्रदेश कौन हो जाएगा? छमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगा, चंबा, थाली और झैता। डफ, डांडिया नाच जिसको बोलते हैं हम, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। अब आगे गुजरात को हो जाएगा करवा, गुजरात को हो जाएगा गरबा, डांडिया, टिप्पानी, जुड़ियून, भवई, रासलीला, लस्या, पनिहारी। ठीक। ई जो है ना आपका जुड़ियून, ई मैच करता है बिहार के नृत्य से। आगे चलते हैं। आगे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे,
राजमार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत में पूर्वी लद्दाख के उमलीलागला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट का है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलोविया के नाम था। यह उत्तुरुसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से यानी कि 18,953 फीट की ऊंचाई पर था। अब आ गया परिवहन क्या है। भारत रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस में रूस था और भारतीय रेल विश्व में सबसे बड़ा नियुक्ता हो गया। आगे है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में की गई थी। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर आगे है आपका आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी रेलगाड़ी जो है, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंग के बीच चली गई थी। इसके बाद 1830 में क्या हुआ कि लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। अब जान लेते हैं देश के 3 प्रकार की रेल लाइनें। बड़ी रेल लाइन हो जाएगा 1.676 मीटर गेज में हो जाएगा आपका 1.00 मीटर गेज, और नैरो गेज में हो जाएगा 0.610 मीटर। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त को 1924-25 में जो है एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर जो था सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। भारतीय रेल का रजिस्ट्रीकरण 1950 में हुआ। 2017 में क्या हुआ कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। फिर भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारी रेल बोर्ड पर ही छोड़ दी गई। रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। पहले 9 जोन था, फिर उसके बाद 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रावधान महाप्रबंधक होता है। प्रत्येक मंडल का प्रधान क्या होता है? महाप्रबंधक होता है। आप कहता है कि भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय, जैसे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण के चेन्नई है। मध्य रेलवे का मुंबई CST है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता है। उत्तरी पूर्वी सी रेलवे के मालेगांव, और उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिमी रेलवे हो जाएगा चर्चगेट मुंबई, और पूर्व रेलवे हो जाएगा कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा जबलपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का जयपुर, ठीक, जयपुर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा बिलासपुर। आगे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल को कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे के विशाखापट्टनम। आगे रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे को सृजन की घोषणा की गई है। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन यानी कि गुंटूर, देश में सबसे लंबी गुंटूर, और जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इस दौरान क्या होगा 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। आगे नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और वह आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति करती थी। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचालकों की तैनाती
सभी कोचों में की गई है। इसके पहले इसके पहले और सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। आगे है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। 9438 किलोमीटर लंबा है। भारत में 2021 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 67,415 किलोमीटर है। मार्च 2019 के अंत तक भारत के कुल रेल मार्ग के लगभग 50.91% भाग पर विद्युतीकरण किया जा चुका है। भारत में पहली रेल विद्युत ट्रेन मुंबई वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली पहली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई एवं पुणे के बीच चली थी 1930 में। अब आ गया कि कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस जो है आपका लाहौर और अटारी के बीच एवं थार एक्सप्रेस जो है आपका मोनाबाओ यानी कि बाड़मेर और खोखरा तारापुर सिंध के बीच चलती है। आगे है कि कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहतास से प्रारंभ होकर के गोवा के मांडवा तक जाती है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर जो है पहली बार रेल परिसंचलन 26 जनवरी 1998 को हुआ था। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य था महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। अब आगे आपका NCERT बारे ये सब छोड़ देना है, आगे चलते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में जानेंगे। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 में बनी। यह योजना 1975 से अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत जो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। आगे चलते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल क्या है। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई थी। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा जो था 25 दिसंबर 2002 को जो था 30 हजारी से सादरा के बीच चलाई गई थी। बंगलुरु मेट्रो रेल क्या है। बंगलुरु मेट्रो रेल क्या है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। इसके ढांचागत जो था सुविधा का विकास जापान के सहयोग से किया गया। बम्बई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को की गई थी। बम्बई मोनोरेल स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसकी शुभारंभ जो था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर सबसे लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान दूसरा स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो था भारत विश्व में 7वां देश हो गया है, जहां सर्वाधिक परिवहन साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा अनुसार हुए जाते हैं। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में भी मेट्रो रेल के निर्माणाधीन काम जारी है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। अक्षावाप क्या था। अक्षावाप जो था आय व्यय या गणना अध्यक्ष होता था। पलागल के बारे में जानेंगे। पलागल जो है विदूषक का पूर्वज होता था। महिषी ये रानी होती थी। तक्षण बढ़ई होता था। अब आगे कृषि संबंधी शब्दावली क्या है। कहता है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। पहला नाम था लांगल। लॉन्गल जो था आपका हल। लॉन्गल का मतलब नया नाम था हल। ब्रिक बैल, उर्वरा जोते हुए खेत। सीता हल से बनाई गई नालियाँ। अवट कूप यानी कि कुआँ। पुरजन्य मतलब बादल। अनस मतलब बैलगाड़ी। किनस हलवारा।
आगे चलते हैं वैदिक साहित्य सर्वप्रथम वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और प्राचीन। दो जैन तीर्थंकरों यानी कि अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह कृष्ण के निकट संबंधी बताया गया है। आगे है तमसो माँ ज्योति सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद है छंदोपनिषद एवं बृहद्रनायक है। प्रथम तीन आश्रम बाल गृहस्थ वन मतलब प्रथम तीन आश्रम बाल गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं कृष्ण का उल्लेख भी छंदोपनिषद में मिलता है। अब आगे कहते हैं चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जवालोपनिषद मिलता है। पूर्व जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ में मिलता है। आगे ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण या बृहद्रनाकोपनिषद में मिलता है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन ईपोपनिषद में मिलता है। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख यानी कि भारत में कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल सर्वप्रथम देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता जो प्रजापति था। राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब आगे है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली वस्तु की धातु था अयस्क, इसको बोलते हैं कांस तांबा। आगे चलते हैं ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक अस्तुल्य नदी था सिंधु, सबसे अधिक बार वर्णन किया गया था सिंधु। आगे चलते हैं गंगा के एक बार, सरस्वती गंगा के एक बार, यमुना के 3 बार, सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। आगे चलते हैं सबसे पवित्र नदी सरस्वती था। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है बृहद्रनाकोपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसेनेयी संहिता में। वाजसेनेयी संहिता में वैश्य का वर्णन मिलता है। कहता है कि श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। आगे कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं? चतुर्थ मंडल में। आगे चलते हैं आगे है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से जैन संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक, धार्मिक सुधारों के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे थे। अब आगे चलते हैं जैन धर्म के बारे में जानेंगे। कहता है कि जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे। जिसके प्रवर्तक यानी कि जन्मदाता ऋषभदेव थे, प्रथम गुरु थे ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहले भी बता चुके हैं। अब आगे जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पहले थे ऋषभदेव, दूसरा का अजितनाथ, तीसरा का था संभव तृतीय, अभिनंदन चौथा, सुमतिनाथ पांचवा, पद्म प्रभु छठा, सुपार्श्वनाथ सातवां, चंद्र प्रभु आठवां, सुविधानाथ नववां, शीतलनाथ 10वां, श्रेयंसनाथ 11वां, वासुपूज्य 12वां, और यहाँ है विमलनाथ 13वां, अनंतनाथ 14वां, धर्मनाथ 15वां, शांति 16वां, कुंथुनाथ 17वां, अरनाथ 18वां और मल्लीनाथ 19वां, मुनि सुब्रत 20वां, नेमिनाथ 21वां, अरिष्टनेमी 22वें, पार्श्व 23वें, महावीर 24वें। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अब आगे है कि आपका बायोलॉजी में डीएनए क्या है, डीएनए व आरएनए में अंतर क्या है। डीएनए, इसके बारे में पहले जानेंगे डीएनए क्या है। कहता है यह प्रायः सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन? डीएनए। डीएनए शर्करा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होती है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एवं थायमिन होता है। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एवं थायमिन होता है। आगे चलते हैं, यह जो है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, कभी कभार केंद्रक में, यहाँ केंद्रक में पाया जाता है। अब आगे आरएनए क्या है, यह कुछ वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस शर्करा का नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसमें नाइट्रोजनी बेस जो होता है, क्षार होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और
यूरेसिल होता है। किसके जगह पर? थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। आगे चलते हैं, केंद्रक व कोशिका द्रव में भी पाया जाता है आरएनए। आगे है आपको पादप व जंतु कोशिका में अंतर क्या है? पादप व जंतु कोशिका में अंतर क्या है? पादप व जंतु कोशिका में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। गोल्जी काय, पादप कोशिका में क्या होता है कि गोल्जी काय डेक्टियोसोम के बने होते हैं, ठीक ना। पादप कोशिका के बीच में एक रसधानी बड़ी रसधानी पाई जाती है। फिर क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति व लवक पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। फिर आएगा जंतु कोशिका क्या है। जंतु कोशिका जटिल संरचना की गोल्जी काय में पाए जाते हैं। कोशिका में रसधानी होता है या नहीं भी होता है। कोशिका भित्ति व लवक अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। आगे चलते हैं, आपका सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोशिका विभाजन द्वारा जो होता है कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका अनेक कोशिकाओं के रूप में क्या होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस क्रिया को हम सेल डिवीजन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार संरचना होती है। कोशिका विभाजन के 3 संरचना होती है। पहली होती है असूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं एमिटोसिस। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा का होता है मिटोसिस, एमिटोसिस असूत्री विभाजन, मिटोसिस समसूत्री विभाजन, और होता है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो हम जानेंगे असूत्री विभाजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि एमिटोसिस जो है आपका, इनमें एक कोशिका से 2 संतित लगातार, संतित मतलब होता है मतलब डीएनए जनित, मतलब संतित कोशिका अपने जैसा ही, जैसे कि बकरी का बच्चा बकरी होना चाहिए, यानी कि संतित जो अपने जैसा बच्चा को संतित कोशिकाओं बनाती है। इस विभाजन में क्रोमोसोम एवं ततर्क तंतु नहीं बनते हैं। इस प्रकार का विभाजन जीवाणुओं में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब आगे आपका समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। इस विभाजन का आविष्कार वाल्टेयर फ्लेमिंग ने किया था तथा उन्हें ही इस विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था। कौन? वाल्टेयर फ्लेमिंग ने। यह विभाजन कायिक कोशिका में होती है। असूत्री विभाजन क्या होती है? जनन कोशिका में होती है। असूत्री विभाजन एक ये बात नहीं देना था। ये समसूत्री विभाजन जो होता है आपका कायिक कोशिका में होती है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। आगे चलते हैं, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होते हैं? 5 गो अवस्था होता है। कौन कौन? पहला होता है पूर्वावस्था, दूसरा का होता है पश्चिमावस्था, तीसरा का होता है अंतरावस्था, चौथा होता है मध्यावस्था और 5वां होता है अंत्यावस्था। आगे चलते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से इस 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। अंतरावस्था या 2 समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था होती है। इसके 3 चरण होते हैं। जीवन अवस्था, इसमें सक्रिय आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर होता है दूसरे का एस अवस्था, जी अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। तो जी अवस्था जान गए, इसमें आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है जीवन अवस्था में। फिर है आपका एस अवस्था, इसमें डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। फिर है आपका G2 अवस्था, इसमें समसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का जो है संश्लेषण होता है। अब आगे का पूर्वावस्था क्या है? कोशिका का वास्तविक विभाजन प्रोफेज से प्रारंभ होता है और क्रोमोसोम छोटे छोटे या छोटे मोटे हो जाते हैं तथा क्रोमोसोम जो होता है अर्धगुणसूत्र में विभक्त हो जाता है और जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से सटे रहते हैं। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका का लोप हो जाता है। मध्यावस्था क्या है? इसमें क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा कोशिका के लिए आगे हम जानेंगे अगले क्लास में। आगे चलते हैं। अब आगे आपका है आपका सिविक्स। ऐसे संस्था जो राज्य से मान्यता एवं सहायता देने दोनों ही नहीं पाते हैं, इसके लिए आगे TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003।
कहता है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यद्यपि सरकारें और विद्यालयों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की परिवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती, तथापि वे इसके लिए शैक्षणिक योग्यता नियत कर सकती है तथा शैक्षणिक स्तर पर बनाए रखने के लिए नियम बना सकती है। अब आगे आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, वो सब हम पढ़ रहे थे आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आगे है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स क्या है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचार के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। रीट क्या है? रीट उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रीट जारी करता है। संविधान में 5 प्रकार की रीट की बात किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रीट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना। यह रीट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण की हेबियस कॉर्पस। अब आगे आपका परमादेश, यानी कि मेंडमास यानी कि परमादेश। यह रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लग रहा होता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, हनन हो रहा है, तब जाकर के इसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कौन? परमादेश। अब आगे आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन। इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारों को अपने न्याय क्षेत्रों से उच्च न्यायिक कार्यालयों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध मतलब होता है कि इनकार करना, मतलब आप अपना क्षेत्र के अंदर काम करिए, ठीक है ना, ये बात कहता है। अब आ गया उत्प्रेषण होता है सर्टिओरेली, यानी कि यह एक निवारक एवं सहायक रीट है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा होता है। अब आ गया अधिकार परीक्ष, यानी कि क्वा वारंटो। इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब आगे आपका अनुच्छेद 32 और 26 के बारे में जान लेंगे। अनुच्छेद 32 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है। कौन? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ठीक। फिर कहता है जारी करता है और उसे नकार नहीं सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट कह देगी बस वही करना होगा 32 के तहत। अब आगे है कि लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उपचार न्यायालय जो होता है उसके नीचे वाला न्यायालय के विवेक अनुसार काम लाया जाता है, इसलिए वह अपने रीट न्याय क्षेत्र से नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने के लिए बनाया गया है। अब आ गया सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार क्या है। अनुच्छेद 33 के बारे में जानेंगे। ये आ जाता है आपका, कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि सैन्य बलों व सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी कि मार्शल लॉ का मतलब हुआ कि सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 35 के संसद को कुछ मूल अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्तियां प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं। अब आगे एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। दूसरी जल जनित रोग नहीं है फ्लोराइसिस।
अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? चिंपैंजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण के द्वारा। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव करता है अमाशय। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक या हरी सब्जी में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग किया जाता है अग्निशमक में, पेट की अम्लता को दूर करने में, ये सभी में। आगे हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी में उगने वाला पौधा, यानी कि जल में उगने वाला पौधा। आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला क्या यंत्र क्या कहलाता है? अल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग की। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एक्वाटिक्स। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। आगे है कोई किरण वायु से जल में उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज चेंज करने में। गोधू में पीलापन, गाय जो पेशाब करती है उसका पीलापन का कारण होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। पाचन किस अंग में संपन्न होती है? पूर्ण हो जाती है, वही छोटी आंत में प्रारंभ होता है मुख से। आगे हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है? बहुरंगी होता है। आगे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता होने का मुख्य कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आगे न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र होता है आपका नेफोमीटर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? यकृत है। बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? इस्पात में। एस्टोरेज बैक्टीरिया में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। आगे है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? सुगंध व स्वाद को बढ़ाना है। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोडा का। वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रोजेनिक कारण। आगे है दर्पण बनाने में किससे प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट KgNO3। आगे चलते हैं। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। आगे है निर्जलीकरण में किस चीज़ की कमी उत्पन्न होती है? सोडियम क्लोराइड का। CNG अभिप्राय है कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? टेकोमीटर है। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? मानसिक तनाव। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ की रात में निम्न तापमान होती है। आगे चलते हैं। आगे है कि बालू टिब्बा बनने का मुख्य कारण है पवन का कार्य है। कहता है कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? वो सर्वग्राही। ये भी आर्द्रता संबंधित वायु में उपस्थित तापमान में नमी। कहता है पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक था मार्टिन कूपर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS है एक क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्णाधिक परावर्तन। अब आगे है किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जी में। ग्रेसिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ था 903 स्केल का था। आगे कोशिका विभाजन के लिए तत्व के तंतुओं के संगठित करते हैं तारा केंद्र। आगे आपका किसी काल्पनिक पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। आगे चलते हैं। आगे तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि वहाँ पर घनत्व के कारण होता है ना। पानी का घनत्व जो होता है समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक हो जाता है जिसके कारण। वन्यता रोग की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। आगे आपका किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में जो होता है डूबी हुई छड़ी मुड़ी देखा जाता है? बर्तन के कारण। आगे सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री C। आगे चलते हैं। आगे विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वालेंटिना तेरेस्कोवा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। किस नियोगी थे? आगे है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है। सन 1690 में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने किया था। झील के अंदर झील मिंटो झील कनाडा में है। आगे काला पर्वत भूटान में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कहता है देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह जो आपका कोलकाता है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में किया गया था।
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में यूनानियों ने किया था। रबर जो है भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। दिल्ली के लाल किले में अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन में विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। कब? 1884 में। आगे है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनेक्सो थे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। आगे अकबर ने